Page 53.75 G available. 0001. Home. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 287 यानी 287 लेकर के। और आज 2 मई 2024 और गुरुवार को आता है ग्रुप इन्फो आ ही चुका है, सुनिएगा ज़रूर। और अगर संभव हो तो कुछ कीजिएगा भी ज़रूर। खैर, मुझे पिछले कार्यक्रम के बाद हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय राजा राम जी की प्रतिक्रिया मिली और उन्होंने एक बात कही, वो बड़ी सही है। मैं भी चाहता तो हूँ, लेकिन बस वही है कि कर नहीं पा रहा हूँ। फ़िलहाल तो मुझे इस बात से सुकून है कि भाई कहानी लगातार आ रही है 32 दिन से, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि अगर ये कहानी कुछ पहले आ जाए तो इसका मज़ा और बढ़ सकता है। तो मैं प्रयास ज़रूर करूँगा, इस पर भी अमल करूँगा, बाकी तो आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी। खैर, बात चल रही थी कि भाई अब डिबेट कंपटीशन से आगे बढ़ते हैं, और जब बात प्रतियोगिताओं की ही चल रही है तो फिर और उस लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या किया गया उस पर भी ज़रा बात हो जाए। और अभी मैंने शुरू में कहा कि ग्रुप इन्फो और ये सब, तो देखिए इन सब कामों का एक लाभ यह भी होता है कि भविष्य में जब हमें पीछे मुड़ करके देखना होता है ना कि यार फलाने दिन क्या हुआ होगा, या फलाने सप्ताह क्या हुआ होगा, या उस दौरान क्या मनः स्थिति रही होगी, दिमाग पर क्या हुआ होगा, या रिकॉर्डिंग क्लब में क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, तो ये ग्रुप इन्फो या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको जानने में बड़ी कारगर साबित होती हैं। बस थोड़ा सा स्मार्टली आपको चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए। उन दिनों में जो ग्रुप इन्फो जारी हुए, मुझे भी उनको देख करके काफ़ी सुविधा मिली। और वैसे तो चीज़ें याद हैं, लेकिन क्या होता है कई बार तथ्य छूट जाते हैं, तो ऐसे में तथ्य याद आ जाते हैं, घटनाएं फिर भी याद रहती हैं, तारीखें फिर भी याद रह जाती हैं, लेकिन तथ्य कई बार छूट जाते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठीक हो और सटीक हो तो फिर बात कहने का मज़ा और बढ़ जाता है। तो उन दिनों में भी 16, 23 और 30 अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ। 16 अप्रैल को भी गुरुवार था, 23 अप्रैल को भी गुरुवार था, और 30 अप्रैल को तो फिर होना ही है। तो ये 3 ग्रुप इन्फो मैंने भी सुने, तो मुझे भी काफ़ी लाभ मिला। हालांकि कष्ट ये होता है कि भाई एक तो वो हैं कहाँ, पड़े किधर हैं, उनको ढूंढना, और ढूंढ करके फिर सुनने का समय निकालना, ये भी एक चैलेंज है अपने आप में। तो बात हो रही है प्रतियोगिताओं की, तो भाई आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं रेडियो मधुबन पर प्रोग्राम कर रहा था मन की आँखों से, और लॉकडाउन में तो इस प्रोग्राम को करने का मज़ा कुछ और ही बढ़ गया था। हालांकि इन दिनों में पता नहीं मैंने कोई किया या नहीं किया होगा प्रोग्राम, लेकिन इससे पहले से शुरुआत तो हो ही गई थी। 3-4 महीने पहले से ये मैं कहानी आपको पूरी विस्तार से सुना चुका हूँ। अब जब प्रोग्राम चल रहे थे तो फिर वही कि प्रोग्राम के सिलसिले में कृष्णा दीदी से बात भी होती थी, क्योंकि प्रोग्राम मंगवाना है, उसको फिर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है। और ये शुरू से उनसे एक समझौता हुआ था कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बदले में हम भी चाहते हैं, हम इन इंटरव्यूज़ को रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, उसमें उन्हें कोई दिक्कत थी नहीं। तो ऐसे में जब बातचीत हो रही थी तो कृष्णा दीदी का एक दिन फ़ोन आया मुझे कि भाई संदीप भाई, एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करना है, क्या अपन कर सकते हैं? मैंने कहा कैसे दीदी, अभी तो सब बंद पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑनलाइन करनी है और दिव्यांगों के साथ करनी है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं हो पाएगा। हमारे पास विजुअली चैलेंज्ड साथी हैं तो हम उनके साथ तो कर पाएंगे। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस डिबेट कंपटीशन से हो ही चला था।
तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर आप तैयारी शुरू कीजिए संदीप भाई। तो 20-22 अप्रैल के आसपास मेरी उनसे करीबन बात हुई होगी। 24 अप्रैल से हमने तो रजिस्ट्रेशन ही शुरू कर दिए। 24 से 28 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन शुरू किए और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सबको उसमें जुड़ने के लिए कहा गया। और आप सबको जान करके अच्छा लगेगा कि 29 अप्रैल को तो इसका पहला राउंड भी हो गया और कुल मिलाकर के लगभग 111 साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया इन 4-5 दिनों के अंदर। आप समझिए कि कितने ठाले बैठे थे हम सभी। था ही कोरोना काल। अब उसमें क्या था कि वो प्रतियोगिता दरअसल 3 राउंड्स में होनी थी। तो पहला राउंड तो यही था कि भाई इसमें से कुछ चुनेंगे, तकरीबन 4-5 गुना साथी, फिर उसके बाद 3 गुना साथी, फिर उसके बाद फाइनल। तो ये 29 अप्रैल को पहला राउंड हुआ। लेकिन अब सही बात तो ये है कि संगीत प्रतियोगिता का वैसे हमें कोई अनुभव था नहीं, क्योंकि संगीत प्रतियोगिता में देखिए निर्णायकों की भी ज़रूरत पड़ती है। वही वाली डिबेट वाली समस्या यहाँ भी। प्रतियोगिता में नियम एवं शर्तें, नाम, ये सब बातें। लेकिन अब उन्होंने तो कह दिया कि आपको करवानी है, अपन ने भी हाँ कर दी। तो इतने से काम नहीं चलता ना। तो सबसे ये तो मैंने बड़ी आसानी से तो आपको बता दिया कि 29 को पहला राउंड भी हो गया। लेकिन इससे पहले भी तो कई झंझट हुए। अब सबसे पहली बात तो ये आई कि यार अब इनमें जज किसको रखा जाए। उन्होंने कहा सब आप करिए। फिर मुझे याद आई सांस्कृतिक संध्या की। और जब सांस्कृतिक संध्या की याद आई तो पता ये चला कि भाई एक व्यक्ति हैं जो एक्टिव हैं, जिनको संगीत में रुचि भी है, श्रीमान रिंकूलाल सोनी जी, तखतगढ़ पाली राजस्थान से। और उन दिनों में वो भी पूरे अकेले थे। वो भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। तो सोनी जी से संपर्क किया गया। सोनी जी ने हाँ भर दिया कि हाँ मैं निर्णायक बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्या करना होगा संदीप भाई। मैंने कहा ऐसे ऐसे रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तो सुनना है, लेकिन कम से कम 3 जज तो होने चाहिए। चलिए पहली समस्या दूर हो गई। फिर याद आया कि राजस्थान से ही अगर ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहाँ चलें। अब फिर शुरू से मेरा थोड़ा सा यूँ रहता है कि जो लोग मतलब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हों या जिन्हें आमतौर पर नहीं पूछा जाता है, ऐसे लोगों से संपर्क किया जाए। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, रिंकूलाल सोनी सर ने भी मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग क्लब के अलावा शायद ही कहीं और संगीत प्रतियोगिता का जजमेंट किया हो। मैं हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये खोज इस रूप में भी ठीक रही। अब दूसरे जज को खोजना था। फिर वही सांस्कृतिक संध्या का सहारा। तो एक नाम और याद आया जो हमारी सांस्कृतिक संध्या में बहुत ही सक्रिय है, और वो नाम था श्रीमती अक्षिका कारेलिया जी का, राजकोट गुजरात। अब आपको सब याद आ गया होगा, कारेलिया परिवार। वैसे इनकी भी किस्मत काफ़ी हद तक रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ी रही है। तो मैंने अक्षिका जी से संपर्क किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार संदीप भाई मैं तो अभी तो खुद ही प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप भाग लेते हुए देखो लोगों को, और आपको बस आपको अनुभव है ही। आप भी जब भाग लेती हैं तो आपको पता ही है कि रिज़ल्ट किस तरह से बनता है या परिणाम किस तरह से जारी किया जाता है। कई बार आपके भी कुछ प्रश्न रहते होंगे। अब आप खुद जज बन करके देखिए ज़रा कि कितनी दिक्कत आती है या नहीं आती है। वो भी तैयार हो गए। बात आई तीसरे जज की। अब मैंने कृष्णा दीदी को बताया कि हमने ऐसे ऐसे 2 जजों से बात की है, तो मुझे लगता है 2 ही काफ़ी हैं। तीसरा अच्छा मुझे कोई मिल भी नहीं रहा था, इतना दिमाग में था भी नहीं सच पूछिए तो। मैं सोच रहा था यार ठीक है, हो जाएगी ना, प्रतियोगिता क्या है। फिर वो बोले संदीप भाई हमारे यहाँ से नहीं लेंगे किसी को। मैंने कहा दीदी मुझे क्या पता आपके यहाँ कोई संगीत का है भी, आप ही बताइए।
तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल के हैं शामली दीदी, जो संगीत के प्रोग्राम वगैरह करवाती हैं। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मतलब एक तरह से 3 अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की शामली दीदी, जो कि स्वयं बीके हैं, बीके मतलब ब्रह्म कुमारी हैं एक तरह से। तो जो बीके में जो डिवोटी हो जाते हैं, सरेंडर करना बोलते हैं उसको, यानी जो घर बार छोड़ के पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, वो बीके कहलाते हैं। तो शामली दीदी को भी उस ग्रुप में जोड़ लिया गया और उन्हें भी निर्णायक बना दिया गया। अब काफ़ी हद तक प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेट था। 29 अप्रैल को पहली प्रतियोगिता हुई और संभवतः उस पहली प्रतियोगिता के बाद 35-40 नाम करीबन सिलेक्ट हुए होंगे। लेकिन अब समस्या है कि भाई इस प्रतियोगिता का नाम क्या रखा जाए, ये भी कोई प्रश्न किसी से आया। या तो कृष्णा दीदी ने पूछा होगा या मैंने पूछा होगा, कहीं ना कहीं से तो ये बात निकली होगी। तो नामकरण की जहाँ तक बात आई, उन्होंने कृष्णा दीदी ने सुझाया कि भाई इसमें पूरे भारत के लोग भाग ले रहे हैं और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन हो रहा है, तो हमारी टीम का मानना है कि एकता की आवाज़ होना चाहिए इस प्रतियोगिता का नाम। अब जो लोग उसमें शामिल रहे उन्हें याद आ गया होगा कि भाई एकता की आवाज़ क्या बला है। तो आगे ये एकता की आवाज़ प्रतियोगिता कैसे आगे बढ़ी और इसके फिर परिणाम कहाँ जा कर के निकले, कैसे, जो मैंने कल बात कही थी कि भैया सही मायने में राष्ट्रीय छवि रिकॉर्डिंग क्लब की गढ़ने का काम इस प्रतियोगिता ने किया, वो सब कैसे हुआ, इसके लिए तो इंतज़ार कीजिए। लेकिन आज 1836 2024042500 page 53.75 key available. 1222. Home. Button. लेकिन आज 2 मई है और 2 मई को ऑस्कर विजेता, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सब कुछ फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे का जन्मदिन हुआ था 1921 में, यानी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 2 मई को। और मतलब 2 मई का दिन भी मुझे लगता है कलाकारों के नाम पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आज सत्यजीत रे जैसे महान कलाकार का जन्म हुआ था और एक और महान कलाकार जो शायद यूनिवर्सल मैन जिन्हें कहा जाता था, आप सबको याद आ गया होगा, 1519 में उनका निधन हुआ था, लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची जो चित्रकार थे, पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, उनका निधन 2 मई 1519 को हुआ था। और गांधी जी की हत्या हुई थी, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन उनकी हत्या के बाद जो मुकदमा शुरू हुआ था वो आज ही के दिन 2 मई 1949 से शुरू हुआ था। और बाकी तो फिर कई चीज़ें देश दुनिया में हो रही हैं छोटी मोटी, किस पर बात करें किस पर ना करें कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। मुझे लगता है कि जो काम हमारे हक में है, जो हमारे हिस्से में है, हम वही ठीक से कर लें तो शायद वही सबसे बड़ी इबादत है, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा कर्म है और वही सबसे बड़ा काम है। बाकी तो फिर जो जहाँ जैसा हो रहा है वो होता रहे। खैर, तो फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। आज के लिए तो इतना ही। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को यूज़ कीजिए। और आरसी उत्सव के बारे में मैंने कहा था, तो आरसी उत्सव में हम ब्रेल लिपि से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहे हैं। पिछले साल भी की थी, इस बार भी कर रहे हैं। हिंदी में लेखन और इंग्लिश में राइटिंग, हिंदी में वाचन और इंग्लिश में रीडिंग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बाकी मैं इस पर समय समय पर जानकारियाँ देता रहूँगा। तो चलिए, आज के लिए तो इतना ही। शुभ रात्रि,
धन्यवाद, नमस्कार। Record. Button.